Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So dear students, ESIC फार्मासिस्ट मैराथन ऑन हो चुका है जिसमें जीडीसी के सारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो नॉन टेक्निकल टीम है और साथ साथ जो बैकएंड टीम है वो अपना दिन रात एक करके आपके लिए नए नए क्वेश्चंस बना के लगातार लाए जा रहे हैं। आपको ये 5000 एमसीक्यू सीरीज विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कराना नॉट अ इजी टास्क, बट टीम इज ऑन। आप बस अपना प्यार दिखाते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, डेफिनेटली आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत फ्रॉम द फार्माकोडायनेमिक, दैट इज गोइंग टू बी द 16th पार्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन जरा मैं थोड़ा सा पहले कंफर्म कर दूं, फार्माकोडायनेमिक क्या है भाई? फार्माकोडायनेमिक हम एक लाइन क्या बोलते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग हमारे बॉडी पे क्या काम करता है वही कहलाता है फार्माकोडायनेमिक। अब क्या करती है भाई? ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगी, ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी, ड्रग के कुछ एडवर्स एक्शन भी होंगे, वो सारी चीजें हमारी आती हैं फार्माकोडायनेमिक में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा? अभी हमने बात किया, जी हां बिल्कुल आएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म, एडीएमई हमारा आता है काइनेटिक में। डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमारा काइनेटिक में, एक्सक्रीशन भी हमारा काइनेटिक में आएगा। मींस अगर मैं यहां पे बात करूंगा फार्माकोडायनेमिक में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कहते हैं ना ड्रग ने क्या काम किया और कैसे काम किया, यही दोनों चीजें तो डायनेमिक का मेजर पार्ट है। सो राइट आंसर इज द ए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट, ड्रग का मैकेनिज्म, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब वो कैसे देगा डिपेंड करेगा, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड है, रिसेप्टर मीडिएटेड है, रिसेप्टर में किस रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे हमारे आते रहेंगे क्वेश्चन। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। अब जब एंजाइम की बात होती है तो एंजाइम में इनहिबिशन के थ्रू मैक्सिमम ड्रग काम करती हैं। ये मेनली दो टाइप का होता है, वैसे तीन टाइप का होता है, मैं मेजर दो ही बात करूंगा। पहले आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मतलब जब एक एंजाइम है, उस एंजाइम की एक बाइंडिंग साइट है, जब मेरा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों एक ही साइड से बाइंड करने के लिए कंपीट करते हैं तो कहलाता है कॉम्पिटिटिव। लेकिन अगर मेरा जो एंटागोनिस्ट होता है वो एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होता है तो वो कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव। करेक्ट? अब यहां पे पूछा जाता है केएम और वी मैक्स का रिलेशन क्या होने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कॉम्पिटिटिव की बात आएगी तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, हमारा केएम इंक्रीज हो जाता है और वी मैक्स जो होता है वो अनचेंज्ड रहता है। करेक्ट? वेल जब नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो केएम अनचेंज्ड रहेगा, वाइल वी मैक्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब यहां पे देखना, इंक्रीज्ड केएम, डिक्रीज केएम, डिक्रीज वी मैक्स हो रहा है क्या? जी। इंक्रीज वी मैक्स बिल्कुल नहीं। सो राइट आंसर इज द सी आंसर मिलेगा। तो आपको अब यह पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में एक और बड़ा डिफरेंस आता है। कॉम्पिटिटिव में हमारा जो एंटागोनिस्ट होगा वो एंजाइम से, फ्री एंजाइम से बाइंड होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में वो हमारा बाइंड होगा कहां पे? एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होता है। सो कॉम्पिटिटिव केएम इंक्रीज्ड, वी मैक्स अनचेंज्ड। नॉन कॉम्पिटिटिव केएम अनचेंज्ड, वी मैक्स डिक्रीज। वाइल जब अनकॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो दोनों डिक्रीज होता है। करेक्ट? नेक्स्ट, अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अफेक्ट द एगोनिस्ट एंड अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अफेक्ट द एगोनिस्ट। बड़ा प्यारा और बहुत काम का क्वेश्चन है समझने के लिए। मतलब सपोज आपका एगोनिस्ट था और वहां पे एंटागोनिस्ट भी आ गया, और जब एंटागोनिस्ट भी आ जाएगा तो वो एगोनिस्ट के किस चीज को अफेक्ट करेगा? पोटेंसी, इफिकेसी, ड्यूरेशन, स्पीड। अगर सुनो जरा ध्यान से समझो जरा, जब एगोनिस्ट है और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आ जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा कॉम्पिटिटिव बाइंड नहीं, मतलब एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम एगोनिस्ट का
डोज बढ़ाएंगे तो एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा, यानी वहां पे कंपटीशन में क्या घटेगा, एगोनिस्ट की पोटेंसी घट जाएगी। एंड जब नॉन कंपिटिटिव होगा तो वहां पे एगोनिस्ट अपना एक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट ने एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है, यानी एफिकेसी को अफेक्ट करेगा। सो कंपिटिटिव अफेक्ट द पोटेंसी while non-competitive affect the efficacy। आंसर जहां मिले लगा दीजिएगा। ए आंसर मिला क्या, पोटेंसी एंड एफिकेसी? हाँ जी बिल्कुल आपको मिलेगा, बाकी आप देखिए बिल्कुल नहीं। सो राइट आंसर इज द ए आंसर आपको यहां मिलेगा। ये चीज बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कंपिटिटिव इनिबिशन होता है तो कंपिटिटिव इनिबिशन में हमारा जो इफेक्ट होता है, वो जो पोटेंसी होती है वो हमारा शिफ्ट हो जाता है, यानी जो हमारा ग्राफ होता है वो लेफ्ट साइड में हमारा शिफ्ट होने लग जाता है। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ जरूर लीजिएगा, और समझने के लिए जीडीसी का ईएसआईसी क्रैश कोर्स चल रहा है, वहां पे ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर किया हो गया होगा, तो आई होप उनको कोरिलेट कर पाएंगे। आइए, फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। रिसेप्टर की बात किया जाए तो 4 टाइप का, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। और फास्टेस्ट एक्टिंग कौन सा? अरे हाँ ना, लिगेंड गेटेड आयन चैनल फास्टेस्ट, न्यूक्लियर रिसेप्टर मतलब स्लोएस्ट। आपको फास्टेस्ट पूछा गया है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल दीजिए ना, क्योंकि ये विद इन मिली सेकेंड काम करता है, ये हमारा सेकेंड टू मिनट में काम करता है, ये हमारा कुछ मिनट से आर तक जाता है, और ये कई आवर्स ले लेता है। सो इसलिए यहां पे आंसर ए हो जाएगा। सो ए, लिगेंड गेटेड आयन चैनल इज द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर, और वी कैन से द आयनोट्रोपिक रिसेप्टर इज द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। हाँ, ये क्योंकि यहां पे सिर्फ आयंस का खेल है, एक बार लिगेंड बाइंड हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, आयंस आएगा, वहां पे वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस में इन्वॉल्व चेंजेस इन डैश ऑफ ड्रग रिसेप्टर। जरा मुझे कंफर्म करिएगा, अगर फार्माकोडायनेमिक में हमारा टॉलरेंस आता है, क्या होता है भाई टॉलरेंस? अगर आप टॉलरेंस की बात करोगे तो टॉलरेंस में हमें देखने को मिलता है, टॉलरेंस इज द कंडीशन जब हमारे ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए हायर डोज रिक्वायर्ड होता है, तो वो कहलाता है टॉलरेंस। अब हमारा यहां पे नंबर, ऑब्वियसली ड्रग का नंबर, एफिनिटी, फंक्शन सब अल्टर होगा। सो यहां पे आंसर ऑल ऑफ द अबव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टॉलरेंस में ना हमारे सारी चीज अफेक्ट हो जाती है। सो टॉलरेंस, अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ बॉडी यूज्ड टू प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स एट अ हायर डोज, दैट इज कॉल्ड एज द टॉलरेंस। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, एफिनिटी, एफिकेसी, ये सब अफेक्ट हो जाएगा। KM वैल्यूज इंडिकेट, ESIC 2019 का, माफ कीजिएगा ये गलत थोड़ा में प्रिंट हो गया, 2019 का क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया था। KM वैल्यू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है भाई? इंप्योरिटी, फिजियोलॉजिकल, परसेंट प्योरिटी ऑफ एंजाइम? नहीं, KM दैट इज कॉल्ड एज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, एंड ये मेनली हमारा दिखाता है क्या? एफिनिटी। क्या दिखाता है? Affinity is the correct answer. So the affinity of an enzyme for a given substance, lower the Km, higher the affinity. जितना Km कम होगा, affinity उतनी ज्यादा होगी। जितना हमारा Km ज्यादा होगा, affinity उतनी कम होगी। So irreversible होता है, मतलब inversely proportional हमारा देखने को मिलता है। So the next question, which of the following shows high first pass metabolism? ESIC 2019 का क्वेश्चन ये भी है। चलो थोड़ा पहले समझते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जब ड्रग का ओरल रूट से मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो जो हमारा एब्जॉर्ब होता है वो हिपैटिक पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब होता है, और हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू ड्रग पहले हमारी पहुंचती है कहां पे? लीवर में, और लीवर में थोड़ी बहुत ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, और जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हां, जब हमारी ड्रग लीवर से निकल के सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है तो वो एक्चुअल हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है।
सो इन बिटवीन जो ड्रग मेटाबोलाइज होती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। अब आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। छोटे छोटे ट्रिक्स बनते हैं क्या? हमने पढ़ा था वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम का ट्रिक याद है, और उसमें हमने देखा था वेरापामिल, प्रोप्रानोलॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, सॉल्ब्यूटामॉल, हमारा यहाँ पे आती है पीएम से हमारा पैथेडिन में मॉर्फिन, ये हमने सब पढ़ा था। अब ऑप्शन देखो, क्या प्रोप्रानोलॉल आपका आंसर मिल गया क्या? हाँ जी, प्रोप्रानोलॉल इज द ड्रग विच हैव द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिएगा, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्रोप्रानोलॉल, अल्प्रोनोलॉल, वेरापामिल, सॉल्ब्यूटामॉल, नाइट्रोग्लिसरीन यानी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, मॉर्फिन, पैथेडिन, इनमें हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, द फिनोमिनन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज इज नोन एज। फिर से सुनो जरा, समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज। अब अगर मेरा सेल रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है, कहने का मतलब मेरी जो ड्रग है वो जाके रिसेप्टर से जुड़नी थी, रिसेप्टर से जुड़ती तो एक्शन देती, लेकिन अगर अब एक्शन नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? और हां, नॉन रिपीटेड, जब रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द फास्टेस्ट टॉलरेंस डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द टैकीफाइलेक्सिस। दो वर्ड होते हैं, एक तो हां टॉलरेंस डेवलप हुआ, लेकिन अगर वो फास्टेस्ट टॉलरेंस डेवलप होगा तो कहलाएगा टैकीफाइलेक्सिस। सिनर्जिस में क्या होती है? जब दो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया गया और दोनों ड्रग का मिलके कंबाइंड इफेक्ट वहां पे आएगा, मे बी वो एडिटिव हो या सुप्रा एडिटिव हो। टॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी जहां जेनेटिक की बात आती है, करेक्ट है। सो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा पहला वर्ड आया टैकीफाइलेक्सिस, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, और वी कैन से द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस मेनली बाय द सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। Which of the drug combination are synergistic? आरआरबी का, रेलवे का पेपर का क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जिस्टिक। हमने सिनर्जिस्टिक की बात करते हैं तो दो चीजें याद आती हैं। पहला हमारा कहलाता है एडिटिव, जहां पे 1 + 1 मिलके 2 हो जाता है, जैसे हम एस्प्रिन पैरासिटामोल की बात करते हैं, हाँ वो आएगा। और दूसरा कहलाता है सुप्रा एडिटिव। सुप्रा एडिटिव में जहां एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को क्या कर दे? बढ़ा दे। सेम चीज देखो, लिवोडोपा कार्बिडोपा, कार्बिडोपा का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, लेकिन जब वो लिवोडोपा के साथ दी जाती है तो कार्बिडोपा लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर देता है। प्रोबेनासिड पेनिसिलिन, हाँ ये भी आता है, क्योंकि प्रोबेनासिड इनहिबिट द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑब्वियसली जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। सो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ये सभी हमारे सिनर्जिस्टिक का कॉम्बिनेशन है और सारी हमारी सिनर्जिस्टिक के केसेस में यूज किए जाते, मतलब एग्जांपल देखने को मिलेंगे। सो लिवोडोपा, कार्बिडोपा, प्रोबेनासिड, पेनिसिलिन एंड पेनिसिलिन अमीनोग्लाइकोसाइड, these are the all the drugs comes under this class. Next question, the receptor concept was first introduced by, receptor concept लाया कौन? CGHS बैंगलोर 2018 का क्वेश्चन है। वैसे रिसेप्टर आज हम सभी तो पढ़ते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये रिसेप्टर लाया तो हमें याद आता है लैंगले साहब। बिल्कुल, अब यहां पे आप लैंगले लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा दिक्कत है, ये वाला ऑप्शन थोड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि लैंगले साहब ने जो ये रिसर्च किया था वो अकेले नहीं किए थे, पॉल एलरिच साहब के साथ मिलके किए थे। सो अगर हम बात करेंगे, रिसेप्टर कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोथ लैंगले एंड पॉल एलरिच। वैसे पॉल एलरिच को किस नाम से जानते हैं? दैट इज द फादर ऑफ द कीमोथेरेपी। ये हमारे फादर ऑफ कीमोथेरेपी है, मॉडर्न कीमोथेरेपी के फादर है, मैजिक बुलेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन हाँ, रिसेप्टर वाले कॉन्सेप्ट में दोनों लोग इन्वॉल्व। सो अगर हम बात करेंगे, लैंगले एंड पॉल एलरिच इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसेप्टर एंड मेनली इन बिटवीन दे हैव स्टडीड द रिसेप्टर फर्स्टली। ऑल आर सेकंड मैसेंजर्स एक्सेप्ट,
रिसेप्टर की बात आती है, और जब रिसेप्टर की बात आती है तो वहां पे हमारा अलग अलग टाइप के मैसेंजर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, थर्ड मैसेंजर आते हैं। फर्स्ट मैसेंजर में जैसे एडिनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज, ग्वेनाइल साइक्लेज, हमारे ये फर्स्ट मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर में आते हैं CAMP, IP3, DAG, ये सभी आते हैं। अगर हम थर्ड मैसेंजर की बात करते हैं तो हाँ, कैल्शियम हमारा आ जाता है। अब ऑप्शन में क्या पूछा गया? ऑल आर सेकंड मैसेंजर एक्सेप्ट साइक्लिक AMP सेकंड है, ग्वेनाइल साइक्लेज ये हमारा फर्स्ट मैसेंजर में आएगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल DAG, IP3 हाँ ये मेरे सेकंड मैसेंजर में है। सो ऑल आर द सेकंड मैसेंजर एक्सेप्ट ग्वेनाइल साइक्लेज, दैट इज द फर्स्ट मैसेंजर हमारा यहां पे कहलाता है। तो थोड़ा सा इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड हमारा फॉस्फोडिडिल इनोसिटॉल, IP3 की बात करोगे ये हमारे आ जाते हैं, CAMP, CGMP ये आ जाते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हायर द वैल्यू ऑफ द थेरेपेटिक इंडेक्स। अब अगर किसी ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा है, वैसे थेरेपेटिक इंडेक्स होता क्या है? थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल कॉल्ड एज द LD50 अपॉन ED50, यही तो हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। अब अगर किसी ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा है, दैट मींस उसकी सेफ्टी ज्यादा है। किसी ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स कम है, इसका मतलब है उसकी सेफ्टी हमारी क्या है? कम है। अब हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स का कोई भी रिलेशन क्या पोटेंसी से है? नहीं है। इफिकेसी से, थेरेपेटिक एक्शन से नहीं, कहां से है? सेफ्टी ऑफ द ड्रग। तो हमने क्या बोला? हायर द थेरेपेटिक इंडेक्स, हायर द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। सो इसलिए प्लीज ये फॉर्मूला टाइल, अगर इसको याद रखना हो ना तो इसको टाइल के नाम से याद रखोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सो थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल LD50 अपॉन ED50 की बात आती है, और जिस ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा है यानी सेफ्टी ज्यादा है, वो हमारे लिए ज्यादा कारगर है। और अगर नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग को यूज किया जा रहा है तो कोशिश किया जाएगा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना जरूरी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, एफिनिटी इज द मेजर ऑफ। अभी तो हमने बोला दो वर्ड होते हैं, एफिनिटी और इफिकेसी। Affinity means ability of the drug to bind with the receptor, that is affinity, and efficacy ability of the drug to produce the response called as the efficacy. अब यहां पे आपसे क्या बोला गया? ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर। हाँ, रिसेप्टर से बाइंड करना एफिनिटी। इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, नो। राइट आंसर इज द बी, ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर। जो ड्रग जितनी टाइटली रिसेप्टर से बाइंड करेगी कहलाएगी हाँ उसकी एफिनिटी उतनी ज्यादा है, और जिस ड्रग की एफिनिटी ज्यादा है उसके चांसेस है कि सबसे पहले वो बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस कराएगी। करेक्ट। चलिए आ जाइए, टारगेट प्रोटीन विथ विच अ ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स। ड्रग मॉलिक्यूल टारगेट प्रोटीन से किस किस प्रोटीन से बाइंड होती है? मींस प्रोटीन इन नेचर। रिसेप्टर प्रोटीन है जी, एंजाइम प्रोटीन है जी, कैरियर, आयन चैनल, सभी से तो ड्रग बाइंड करती है। सो रिसेप्टर से बाइंड होगी, आयन चैनल से बाइंड होती है, कैरियर से जी हां बिल्कुल बाइंड होती है। सो ऑल ऑफ द अबव, हमारे जो ड्रग होती है वो अपने टारगेट प्रोटीन से इन सभी तरीकों से बाइंड हो सकती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारा यही आता है। फंक्शनल बायोमोलिक्यूल की बात आती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज अ ड्रग्स एबिलिटी टू एलिसिट। अभी हमने बात किया था इफिकेसी, अभी हमने बात किया था क्या? एफिनिटी। वैसे ही इफिकेसी को जब हम नंबर में डिनोमिनेट करते हैं तो वो कहलाता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द, क्या हमारा कहलाएगा? इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स? जो भी ड्रग वो दिया गया है जिस भी चीज के लिए, उस रिस्पॉन्स का प्रोडक्शन होगा। मींस सिंपली हम यहां पे क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज द ड्रग्स एबिलिटी टू एलिसिट द रिस्पॉन्स कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एंड यहां पे जो ड्रग, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम बात करते हैं एगोनिस्ट, क्या बात करते हैं? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो 1, एंटागोनिस्ट की 0, पार्शियल एगोनिस्ट की बात करेंगे 0 to 1,
इनवर्स एगोनिस्ट की बात करेंगे -1। ये अलग अलग टाइप की हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटी आती है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। A rapid reduction in the effect of a given dose of a drug after only 1 or 2 doses means अगर a rapid reduction in the effect of a given dose of a drug after only 1 or 2, अभी तो हमने बात किया 1 या 2 डोज ही दिया था और रैपिडली हमारा उसका इफेक्ट डिक्रीज हो गया, यानी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस हुआ, जिसको हमने क्या नाम दिया, टैकीफाइलेक्सिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारा क्या आएगा, टैकीफाइलेक्सिस आएगा, जहां पे रैपिडली डेवलपमेंट होगा। हाँ, सुपर सेंसिटिविटी की बात करोगे जहां पे हमारा क्या होगा, हाईलाइटेड रिस्पॉन्स आएगा, यानी हाई रिस्पॉन्स आएगा। हमने डोज कम दिया था, रिस्पॉन्स ज्यादा आ गया, तो पर्सन क्या है, सुपर सेंसिटिव है, टॉलरेंस में घटता है। हाइपर सेंसिटिविटी वो पर्सन का इम्यून सिस्टम पे काम करता है। When an इनर्ट मतलब नो एपीआई, ये केवल हमारा एडिटिव है। इनर्ट केमिकल प्रोड्यूसेस साइकोफार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोफार्माकोलॉजिकल, हमने 2 वर्ड पढ़े हैं क्या, प्लेसिबो एंड नोसिबो। प्लेसिबो में हमने क्या देखा था, इफ नो एपीआई ओनली एडजुवेंट्स आर प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स, उसमें एपीआई है नहीं तो फार्माकोलॉजिकल तो इफेक्ट नहीं देगा, तो कौन सा इफेक्ट देगा, साइकोफार्माकोलॉजिकल, वो कहलाता है प्लेसिबो। नोसिबो इसके अपोजिट होता है, लॉस ऑफ फेथ इन मेडिसिन और फिजिशियन, जहां पे निगेटिव साइकोडायनेमिक इफेक्ट आता है, वो निगेटिव साइकोडायनेमिक है, ये हमारा साइकोफार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। प्लेसिबो की बात आती है, सो इनर्ट सब्सटेंस व्हिच इज गिवन इन द ग्रैब ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन नहीं है। सपोज कोई ओल्डर पेशेंट है, उनको ये जिद है कि नहीं हम जब तक दवा नहीं खाते हम सही नहीं रहते हैं, और वहां पे डॉक्टर ने डॉक्टर बोल रहा है नहीं आपको दवा नहीं चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट लगा है कि नहीं उसको दवा चाहिए, तो डॉक्टर वहां पे क्या दे देते हैं, प्लेसिबो मेडिसिन दे देते हैं कि हाँ लीजिए आप खाइए, और वो उसको साइकोलॉजिकली उनको फिट रखता है। Which of the following is also known as the ionotropic receptor? अब ionotropic receptor का नाम ही है ligand gated ion channel fastest acting receptor। क्या हम नाम दे दें क्या, ionotropic की बात आएगी। हाँ, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के अलग अलग नाम है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर आएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा यहाँ पे सर्पेंटाइन रिसेप्टर आता है, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर आता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर आता है, अलग अलग टाइप के इसके नाम होते हैं। करेक्ट, सो यहां पे आंसर होगा लिगेंड गेटेड आयन चैनल, क्योंकि आयनोट्रॉपिक की बात हो रही है। चलिए बढ़िया, लिगेंड गेटेड आयन चैनल कॉमनली कॉल्ड एज द आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, जहां डिफरेंट आयन, जैसे सोडियम होगा तो डीपोलराइजेशन यानी ईपीएसपी जनरेट होगा, क्लोराइड होगा तो हमारा हाइपर पोलराइजेशन यानी आईपीएसपी जनरेट होगा, तो ये अलग अलग टाइप के एक्शन अपने प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी तो नाम बोला, मेटाबोट्रोपिक कहलाएगा क्या, जी बिल्कुल कहलाएगा। आयनिक रिसेप्टर ये तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर ये तो एंजाइमेटिक है, और न्यूक्लियर की तो बात ही है। सो राइट आंसर इज द ए, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इज द करेक्ट आंसर, यहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अलग अलग नाम है, सर्पेंटाइन, हेप्टाहेलिकल, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, अलग अलग टाइप के। स्टडी एंड द बुक्स, these are two words which can never be separated, और बुक्स में भी अगर परफेक्ट बुक आपको मिल जाए तो उससे अच्छा और आपकी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती है। जीडीसी ने ये चीजें देखी कि मार्केट में कोई भी ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जहां पे एक बुक में सारा कंटेंट आपको समराइज्ड वे में मिले और साथ ही साथ ऑथेंटिक सोर्स का हो, और इसी के लिए जीडीसी लेके आया यहां पे आपके पास फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स थियरी बुक एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव बुक, जहां पे दोनों चीजें, आप थियरी भी पढ़ोगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, व्हेन प्रोकेन एंड एड्रेनालिन आर गिवन इन अ कॉम्बिनेशनल फॉर्म, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन इज इंक्रीज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज, क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन समझना। प्रोकेन और एड्रेनालिन को साथ में दिया गया, जिसकी वजह से प्रोकेन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ गया। अब बताइए इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा। हमने क्या देखा है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग,
कंबाइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग में जब एक ड्रग दो ड्रग साथ में दी गई, दोनों अपना अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, तो कहलाता है एडिटिव इफेक्ट। यहां पे दोनों ने अलग अलग, मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को घटा या बढ़ा रही है, मेनली बढ़ा रही है, तो एडिटिव तो नहीं आएगा। तो ये किस में आएगा? सिनर्जिज्म। अब आप बोलोगे सर अभी तो हमने सिनर्जिज्म के टाइप में देखा था, एडिटिव और सुपर एडिटिव। बात आपकी ठीक है, लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये एमपीएससी का पेपर का क्वेश्चन है। तो यहां थोड़ा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना था कि एडिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? सिनर्जिज्म आएगा। इडियोसिंक्रेसी और टैकीफाइलेप्सिस की तो बात ही नहीं है, लेकिन हां कहानी वही है, जब दो ड्रग साथ में दी गई और दोनों अपना अपना एक्शन प्रोड्यूस करें। जैसे हमने बोला एस्प्रिन और पैरासीटामोल, या आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, एक एनाल्जेसिक है, एक एंटीपायरेटिक है, दोनों ने अपना अपना काम किया। लेकिन जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करता है, तब वहां पे सिनर्जिज्म की कहानी आती है, तब हमारा ये देखने को मिलेगा। सो एडिटिव, सुपर एडिटिव। प्रोकेन, एड्रेनालिन अगर हम साथ में देते हैं तो प्रोकेन का जो लोकल एनास्थेटिक एक्शन होता है वो बढ़ जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोथेन, दोनों हमारी जनरल एनास्थेटिक है और दोनों अपना अपना काम देती हैं, वो अलग चीज हो गई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारे पास क्या है? जी प्रोटीन रिसेप्टर्स आर। अब आप जानते हो जी प्रोटीन की बात आती है तो जी मतलब ग्वेनिन प्रोटीन की बात है, करेक्ट। और ग्वेनिन प्रोटीन की बात करोगे तो ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जीएस प्रोटीन, जीओ प्रोटीन, जीक्यू प्रोटीन, जीआई प्रोटीन, ये होते हैं। और इन सभी जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा, गामा। और यही हमारी जो ट्राई सब यूनिट होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? ट्राइमेरिक बोला जाता है। और यही यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, दैट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैविंग 3 सब यूनिट दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन की बात है। अब पार्शियल एगोनिस्ट हैज, पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होता है? अच्छा, अगर जरा याद करिएगा हमने पहले क्या पढ़ा है कि जो हमारे पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं उनमें एफिनिटी ज्यादा और इंट्रिंसिक एक्टिविटी एगोनिस्ट के मुकाबले कम है। हाँ, एंटागोनिस्ट से ज्यादा, तो 0 to 1 बोला जाता है, सब मैक्सिमल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। सो यहां पे अगर आप देखोगे हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, हाँ ये एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट की कहानी है, क्योंकि इसमें 0 to 1 हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटी आती है। और एफिनिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि जब हमारी पार्शियल एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करेगी तभी तो उसमें एक्शन हमें देखने को मिलेगा। सो इसलिए यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। सो आप चाहो तो बाकी डेफिनेशन को एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपके साथ चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू द LD50 अपॉन ED50, यानी लीथल डोज दैट इज द टॉक्सिक डोज, इफेक्टिव डोज दैट इज द थेरेप्यूटिक डोज। तो रेशियो ऑफ द टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज, और वी कैन से द लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज। सो टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज, थेरेप्यूटिक डोज परसेंट रिस्पॉन्स, परसेंट टॉक्सिक रिस्पॉन्स, नन ऑफ द अबव। सो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ थेरेप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज की बात आती है, दैट इज द LD50 अपॉन ED50। नेक्स्ट, ऑल आर एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियर रिसेप्टर। अच्छा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा कहलाता है क्या? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, और दूसरा न्यूक्लियर। क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टर का लोकेशन कहां पे है उसके बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब अगर आप साइटोप्लाज्मिक के लिए हमने क्या ट्रिक पढ़ा था? CGMP, और CGMP की बात करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, प्रोजेस्टिन की बात आएगी। सो प्रोजेस्टिन साइटोप्लाज्मिक है, लेकिन न्यूक्लियर की बात करेंगे तो TVS याद आएगा, दैट मींस T3, T4, विटामिन ए एंड सेक्स स्टेरॉइड यानी एस्ट्रोजन। सो यहां पे आपसे पूछा गया सभी न्यूक्लियर रिसेप्टर है एक्सेप्ट, आंसर दे दीजिएगा, प्रोजेस्टिन नहीं है। These are the type of the nuclear receptor. Which of the following is known as the slowest acting receptor? पर slowest acting receptor के बारे में बात होती है तो जरा मुझे कंफर्म करिएगा, क्या याद आता है? Nuclear receptor is the slowest acting receptor. So right answer यहां पे क्या हुआ? Nuclear receptor is the correct answer, जो हमारा क्या है? Slowest acting है। While ligand gated ion channel क्या है?
फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर हमारा स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। बाकी आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर में ड्रग को सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा और एक्शन प्रोड्यूस करना होगा। सो लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम कर सकती है। ये सारी चीजें भी आती हैं और ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट अगर एक लोकेशन पे आपको चाहिए, दैट इज द ESIC फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स, जहां पे सारी चीजें आपको एक वन रूफ के अंतर्गत, चाहे आपकी लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, ई नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, हर चीज आपको ESIC क्रैश कोर्स। कैसे ज्वाइन हो रहा है? सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और वहां से डायरेक्टली आप इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं। All the following drugs act on ion channels except. All the following drugs act on ion channels except. अब आयन चैनल्स आपको पता है दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल है ही है, दूसरा हमने पढ़ा होगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल भी, जहां लोकल एनास्थेटिक काम करते हैं। करेक्ट। अब देखो, निकोटिनिक लिगेंड गेटेड आयन चैनल, डायजेपाम लिगेंड गेटेड आयन चैनल, गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। इंसुलिन एंजाइमेटिक रिसेप्टर होता है और ग्लिबिंक्लामाइड ये हमारा एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल को इनहिबिट करता है। आपसे पूछा गया सभी आयन चैनल के थ्रू काम करते हैं एक्सेप्ट, सो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन हमारा एंजाइमेटिक रिसेप्टर से काम करता है, ये हमारा कभी भी वोल्टेज गेटेड या लिगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू काम नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात चल रही है, क्या याद आएगा? हमने शुरुआत में देखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब देखो, एट्रोपिन तो रिसेप्टर वाला है, तो ये एंजाइम का नहीं है। अब ये हमारे मेटाक्लोप्रामाइड, ओके, लिवोडोपा एंड एलोप्यूरिनॉल। अगर आपसे बात किया जाए एलोप्यूरिनॉल, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लिवोडोपा की बात करेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आपसे पूछा गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जरा ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोप्यूरिनॉल। यहां पे देखो, लिवोडोपा तो खैर हमारा एगोनिस्ट ही जाएगा ना, और हां, अगर उसका कार्बिडोपा पूछा जाता तो वो हमारा कॉम्पिटिटिव में आ जाता। मोक्लोवेमाइड, फाइसोस्टिगमिन, ये सभी हमारे कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल आते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, When a drug bind to a silent receptor, अच्छा साइलेंट रिसेप्टर हमने क्लास में बात किया है, जरा मुझे कंफर्म करिएगा। साइलेंट रिसेप्टर जो हमेशा शांत रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन बाइंड कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्शन नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द साइलेंट रिसेप्टर। नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कोई एक्शन नहीं मिलेगा। द टारगेट गेट मेटाबोलाइज, न्यूरो इंडोक्राइन हार्मोन नहीं, डीएनए चेंजेस अगर नहीं, आंसर इज ए, नो। साइलेंट नाम ही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हाँ, हमने यहां पे देखा था ऑर्फन रिसेप्टर, जिसका इंडोजिनस कंपाउंड नहीं होता है। हमने यहां पे देखा होगा स्पेयर रिसेप्टर, जो तब तक काम नहीं करता है जब तक हायर डोज नहीं आता है। करेक्ट, ये सारी चीजें। सो साइलेंट रिसेप्टर agonist bind but does not produce any response, that is called as the silent receptor. आइए नेक्स्ट, the drug on which people become dependent are called, means the drugs on which people become dependent, वो ड्रग जिस पे पीपल्स डिपेंड हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडिक्शन या एडक्टिव ड्रग की बात आती है। क्या आएगा? एडक्टिव ड्रग इज द करेक्ट आंसर। जी हां, जहां एडिक्शन होने लग जाता है वही तो हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंस। इनएबिलिटी टू कंट्रोल, यस, रीइंफोर्समेंट, फिर से चाहिए मतलब चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज पार्ट, G protein coupled receptor present on the plasma membrane has a bundle of alpha helicals. ध्यान से G protein coupled receptor, अब आप देखोगे तो G protein coupled receptor ये है G, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब आपसे क्या बोला गया? On the plasma membrane has a bundle of alpha helicals. कितने हेलिकल्स होते हैं? अरे इसीलिए तो इसको हेप्टा हेलिकल बोला जाता है, क्योंकि इसमें 7 कितने होते हैं?
7 ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, हेप्टा हेलिकल होते हैं, 7 हेलिक्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 7 हेलिक्स देखने को मिलेंगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हेप्टा हेलिकल और 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बोला जाता है। सो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोडायनेमिक। आई होप इनको पढ़ने से देखने के बाद आपका काफी मोटिवेशन भी आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक एंड नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।